नमस्कार। सवाल तो बनता है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। झांसी के दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर सरकार को घेरा, तो वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग फेयर चुनाव नहीं करवा रहा। 2024 के चुनाव में हमारी जीत होगी, लेकिन 2024 चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के अब जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो भी बनी हुई है। अब अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होगी, ये बात भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव इस तरह की बात कह रहे हैं तो उसके मायने आखिर क्या समझे जाए। तो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बच गई, नहीं तो इसी चुनाव में उनको जनता ने सबक सिखा दिया था। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से ही तो पीछे हैं। और अगर हमारे कार्यकर्ता, हम अब उसमें विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ विधानसभाओं के डेटा अपलोड नहीं किया अभी तक। इतने महीने चुनाव हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपलोड नहीं किया है। और डेटा अपलोड इसलिए भी नहीं हो सकता, हो रहा हो क्योंकि उन्हें मैनिपुलेशन करना है। तो ये वेल प्लान्ड चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हार गए यूपी में, जनता इनके खिलाफ है। देखिए, बीजेपी कुछ भी करेगी लोकसभा चुनाव से पहले। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो 24 लोकसभा जीत चुके हैं। हम लोग थोड़ी मेहनत प्रयास और कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिणाम आएगा, ये बीजेपी जानती है। इसलिए हर तरह का कंफ्यूजन बीजेपी फैलाएगी। और बीजेपी किसके माध्यम से कौन सी लड़ाई करा दे, अब तो बीजेपी वाले ट्वीट भी लिख करके देने लगे हैं। बीजेपी वाले ट्वीट लिख करके देते, अभी तक तो प्रेस के लोगों को देते थे, अपने जो स्पोक्स पर्सन्स को देते थे। अब सुनने में आया है किसी पार्टी से हिसाब किताब करना है, किसी नेता से हिसाब किताब करना है, तो उनकी रिसर्च टीम बाकायदा ट्वीट बनाती है और वो देती है कि ये ट्वीट आप करिए। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, एक तो चुनाव आयोग को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और दूसरा ये भी कहा उन्होंने कि ये चुनाव तो आइडियली अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने ही जीता और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि वो अब चुनाव में जीत नहीं सकती, इसलिए इस तरह के हथकंडों को वो अपना रही है। 2024 में हम जीतेंगे, इस बात को दोहराया अखिलेश यादव ने, और अगर गठबंधन और मजबूती के साथ लड़ेगा तो ये जीत और बड़ी हो सकती है। इन बातों को झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल उठाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव में अभी आपने देखा कि किस तरह से जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी उस बात से कहीं संतुष्ट नहीं है और इसलिए उन्होंने अब तो चुनाव आयोग को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर चुनाव आयोग ने 22 का विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया तो 24 का निष्पक्ष कैसे होगा, और अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर 24 में जीत का दावा कैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि कुछ भी करने की स्थिति में समय भारतीय जनता पार्टी है और चुनाव से पहले वो किसी भी जरिए से एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उन्होंने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। तो अखिलेश यादव के ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 2024 के चुनावों में भी अब देख रहे हैं आप, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी ने 2022 के अंदर जिस तरह से जो प्रदर्शन किया है उसको और आगे बढ़ाते हुए क्या 2024 के अंदर इसी के तरीके का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे अखिलेश यादव, ये चुनौती भी उनके सामने है। लेकिन हां, फेयर चुनाव न करवाने का आरोप अखिलेश यादव का ये बेहद गंभीर है और चुनाव आयोग के ऊपर ये जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 की जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग तक क्यों पहुंच गई है और चुनाव आयोग को लेकर के जो बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके मायने क्या समझे जाएं, और अगर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो फिर 2024 में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये सवाल भी फिर उसी के साथ जुड़ जाता है।
तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे सुभासपा की तरफ से, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा दिलीप यशवर्धन जी भी हमको थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दिलीप जी का भी साथ हम जोड़ के इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन प्रियंका जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा, किस नजरिए से इसको आप देखेंगे? चूंकि अखिलेश यादव आज झांसी पहुंचे थे और झांसी पहुंचकर उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक तो ये कहा कि 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, तो इस बार परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा कि फेयर चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग चुनाव को जीते हैं। पहला रिएक्शन में आपका इस पर चाहूंगा प्रियंका जी। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, इनको खुद ये आकलन करने की जरूरत है कि ये कह रहे हैं कि हम बढ़ोतरी पे हैं और 3.5 लाख वोट से ही सिर्फ पीछे हैं। तो जितने वोट्स क्या इनको मिले हैं, क्या वो भी गलत हैं? तो इनको खुद में आकलन करने की जरूरत है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता इनको नहीं पसंद कर रही है। उसका जो बहुत विशेष कारण है वो है गुंडागर्दी। और जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, उसका रिजल्ट सबके सामने है। और बार बार चुनाव आयोग पे उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। कंफ्यूजन सपा में है, कंफ्यूजन अखिलेश यादव जी को है, और ऐसी कंफ्यूजन में वो है। देखिए, बीजेपी हर बार हर चुनाव को हर तरीके से कोशिश करती है कि अपनी पूरी मेहनत से इसके कार्यकर्ता लगे रहते हैं और कार्य करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अक्सर ये कह रही थी कि सपा की लहर चल रही है, बहुत तेजी से लहर चल रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं, और जीतते जीतते ये लोग हार गए। तो जनता ने इनको सबक सिखाया जिसको ये अभी भी नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, इसके पीछे के क्या मायने समझे जाए? आयुष भाई, अगर आप देख रहे होंगे, अभी हमारी बहन ने इतनी सारी बातें कर रही थी, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। हम 20% से 36% पे पहुंच गए। तो सबको पता है कि सरकार किसकी बननी चाह रही थी, किसकी बन रही थी। हमने 55 सीटें 2000 से कम के मार्जिन से हारी हैं और सबको पता है वो किस तरह से चुनाव मैनिपुलेशन किया गया। सबको पता है, आपने देखा हो किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई, सारी चीजें हुई। हम तो 5वें 6ठे राउंड में सचेत हुए, इसलिए सचेत हुए कि हमें लगा कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है। ये पहले 4 राउंड पहले ही इन्होंने मैनिपुलेट कर लिए थे। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो हमेशा होनी चाहिए थी, पर चुनाव आयोग पे कई प्रश्न चिन्ह लगे। उन्होंने क्या कार्रवाई करी जब ईवीएम खाली मिली? ईवीएम कितनी जगह पकड़ी गई, क्या कार्रवाई करी? और आप देख रहे हैं, मैंने बोला ना, 55 सीटें 2000 से कम के मार्जिन पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हारे हैं। किसी 55 वोट से जो विधायक बन गया कोई, वहां रिकाउंटिंग नहीं अलाउ करी गई। तो ये सबको पता है, ये सत्ता इनके पास थी, केंद्र में भी इनकी सत्ता थी, उत्तर प्रदेश में सत्ता थी। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके दोबारा शासन हासिल किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपनी बहन से, जो बीजेपी के हमारी मित्र हैं, उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा, आप बता दिए समाजवादी पार्टी तो 20 से 36% हो गई। हम 16% वोट गेन किए। कैसे गेन किया हमने 16% वोट गेन? आपने क्या गेन किया? आपने 1% वोट नहीं गेन किया। आपने सुन लीजिए, आपने बी टीम उतारी, चाहे वो मायावती जी की बी टीम हो, चाहे वो आपके ओवैसी साहब हो, सारी बी टीम बीजेपी की उतरी और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। सारी मीडिया को ये बात पता है कि कितने सीटों पे इन लोगों ने फर्क डाला। 122 सीटों पे मायावती जी ने वो कैंडिडेट्स उतारे जो समाजवादी पार्टी के उसी जाति के थे। सिर्फ समाजवादी। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जी, इसके बहुत डीप एनालिसिस में जाएंगे तो मायावती का बहुत सारा वोट बैंक आपको भी ट्रांसफर हुआ। अगर वो नहीं लड़ रही थी तो उसका फायदा आपको भी मिला अभिषेक जी। ऐसा नहीं है कि वो वोट आपको नहीं मिला। एक सेकंड प्रियंका जी, अभिषेक जी की बात पहले कंप्लीट होने दे। प्रियंका जी, पहले अभिषेक जी की बात कंप्लीट हो जाए, आपको आपके समय में आराम से आप बोलिएगा। अभिषेक जी, मैं आज वही बात कह रहा हूं, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। 122 कैंडिडेट्स मायावती जी ने उतारे और उन्होंने कहा भले सपा को हरा दो, भले भाजपा को जिता दो। हर जगह इनकी डील थी, हर जगह हर सीट पर डील थी। इन्होंने, इनके कैंडिडेट्स, इनके नेताओं ने यह प्रचार किया, जहां पे समाजवादी पार्टी को हराना हो और भाजपा का कैंडिडेट कमजोर हो तो बसपा को वोट कर देना।
और अगर बसपा नहीं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक जी, मेरा सवाल इसके साथ ये है कि भाई देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इनसे नाराजगी है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर समाजवादी पार्टी ही इस समय प्रदेश के अंदर दिख रही थी 22 के चुनाव के अंदर, तो भाई इनके कहने से भी वहां नहीं जाना चाहिए था, वोट तो आपको ही मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ये कैसे 2000 वोट से या 500 वोट से भी सही जीत कैसे गए? आयुष भाई, मैं वही बात तो बता रहा हूं, हम 20% से 36% पहुंच गए। हमने जब 2012 में सरकार बनाई थी, हमें 31% वोट मिला था। आज हम विपक्ष में बैठे हैं 36% वोट के साथ। इतना वोट समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला था। ये जनता का जो हमें साथ मिला, उसके लिए जनता के कृतज्ञ हैं हम। और हम प्रमुख विपक्षी दल होने का नेतृत्व जो है वो हम एकदम जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे और एकदम निभा के दिखाएंगे। इस सरकार की मनमानी नहीं, लेकिन अभी तो आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए, 24 में भी तो यही चुनाव आयोग होगा ना। फिर अगर उसमें भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी तो फिर आप कहेंगे कि चुनाव आयोग ने काम नहीं किया। मतलब क्या पैमाना यह है कि समाजवादी पार्टी जीत जाए तभी चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आयुष भाई, हमने कभी ये बात नहीं कही। कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सबको पता है कि क्या हो रहा है। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अभी आपने एमएलसी चुनाव में देखा किस तरह से हमारे प्रत्याशियों को आप ही की चैनलों पे दिखाया गया, उनको मारा गया, उनको पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता, चाहे आप उदयवीर सिंह को ले लो, चाहे किसी भी आदमी को ले लो। आपने देखा होगा किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, ये सबने देखा है। तो 24 में कैसे जीतेंगे? चलिए ठीक है, ये परिस्थितियां तो ऐसे ही रहने वाली। 24 में कैसे जीतेंगे? कैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव कि नहीं 24 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे? जनता का जनसैलाब कितने दिन जनता को तो 22 में नहीं उमड़ा क्या जनसैलाब? 22 में भी तो जनसैलाब उमड़ रहा था ना। वो अखिलेश यादव की रैलियां, वो भीड़ तो हम लोगों ने भी देखी। अभिषेक जी, आपके साथ ही उन रैलियों को लेकर के कितनी चर्चाएं मैंने खुद की हैं। वो जब भीड़ आ रही थी तभी आप लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अब 24 में आप फिर वही बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी बात है, 3 करोड़ से ऊपर वोट किया हमें। भाई से पूछिए कि बार-बार ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं सुनील जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, एक सेकंड प्रियंका जी आराम से आप अपने सवाल पूछेगा, मैं आपको समय दूंगा। सुनील अर्कवंशी जी, गठबंधन के साथ चुनाव में आप लोग अगर जाएंगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम ही नहीं कर रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप? और अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने बात सही कहा है। इसलिए कहा क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से काम सही नहीं कर रहा है, उस पर हमारा कहने का अधिकार है। इतनी जगह ईवीएम मशीन पकड़ी गई, उस पर क्या हुआ? उसके बाद चुनाव आयोग ने उन मशीनों को पकड़ने के बाद क्या रिपोर्ट दी? आखिर वो खाली मशीनें कहां जा रही थी? क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाई जा रही थी? उसके बारे में ना तो कैंडिडेट्स को बताया गया, ना उनके प्रतिनिधि को बताया गया। किसी भी प्रत्याशी को बताने का काम नहीं किया और आप ईवीएम मशीन को हटाने का काम करते हैं। तो ये बात हम इसलिए कहने का काम करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को लेकर कहा चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग को सही तरीके से काम करना चाहिए। रही बात हमारे गठबंधन की, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी और हमारे साथ में जो भी हमारे घटक दल हैं, पूरी तरीके से माननीय अखिलेश जी के साथ में 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम लोग जगह जगह नहीं, लेकिन सुनील जी 24 में साथ में गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मुलाकात तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है। नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी एक दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक हैं, क्षेत्र में उनके जनता का काम है, तो उन जनता तो का ये मुलाकात तो भाई अगर देखिए, अगर अपनी जनता के काम के लिए थे तो उनके ऑफिस में भी मुलाकात हो सकती थी, रेस्ट हाउस में जाके गेस्ट हाउस में मुलाकात अपने दोनों बेटों के साथ अगर आप करेंगे। और वो भी दयाशंकर सिंह से तो आप लोगों के वैसे ही बढ़िया संबंध है। जब नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में तब दयाशंकर सिंह को ही भेजा गया था मनाने के लिए, और उन्हीं के साथ अब जीत के बाद मंत्री बनने के बाद आप मुलाकात कर रहे हैं। मनाने के लिए भेजा गया था, माननीय दयाशंकर जी को लालच देने के लिए भेजा गया था, जैसा कि आप बता रहे, मगर हम कहां रहे? हमारी बात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई थी और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए माननीय अखिलेश जी के साथ में तब भी खड़े थे और 2024 में भी उनके साथ में जो हमारे गठबंधन बना हुआ है वो पूरी नहीं ठीक है। लेकिन कल तो ओम प्रकाश राजभर जी से जब हमारी बात हुई, भाई देखिए हमारे साथ ही बात करी इंडिया न्यूज पर, उन्होंने कहा कि देखिए राजनीति में गुंजाइश हमेशा होती है, इसके मायने में क्या समझूं? इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 24 में साथ रहेंगे या आश्वस्त कर पाएंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे और वार्ता तो जारी रहनी चाहिए, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग जनता का काम कैसे करेंगे? और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए
चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि भाई 24 में भी आप यही कहें, ऐसा ना हो कि कहीं सहयोगी के तौर पर 24 में हमको नजर आए, क्योंकि राजनीति में गुंजाइश रहेगी, ये बात तो कही ओम प्रकाश राजभर ने भी कही। अब ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं भाई 24 तक, देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या रंग दिखते हैं। दिलीप यशवर्धन जी, चलिए ठीक है, हाँ एक सेकंड सर, ठीक है सुनील जी, हम लोग सब यहीं रहेंगे। दिलीप जी कैसे देख रहे हैं, एक तो अखिलेश यादव का ये कहना कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दूसरा ये भी कहना कि 24 में हम फिर से इस बार प्रचंड बहुमत लाने वाले हैं, या फिर हम ऐसा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं अखिलेश के इस स्टेटमेंट को आप? आयुष जी, अखिलेश जी की बातों में और डॉक्टर अभिषेक राय जी की बातों में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ तो ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, दोबारा ये एडमिट करना है कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, अनडाउटली आप 3 गुना सीटें बढ़ करके आई हैं। उसके बाद आपने 55 सीटों पे कहा कि बहुत कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं। अगर इतनी सारे प्लस आपके खाते में गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन कैसे नहीं कराया? जरा इस बात पर भी तो प्रकाश डालिए कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस ठीक नहीं था। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस कहीं पर गड़बड़ था तो क्या आपने इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया? इलेक्शन पिटीशंस या और भी पिटीशंस के थ्रू आपके पास ये पावर है कि इलेक्शन कमीशन अगर कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ कर रहा है या इलेक्शन प्रोसीडिंग्स में गड़बड़ कर रहा है या काउंटिंग ठीक से नहीं करा रहा है तो आप इलेक्शन पिटीशंस के थ्रू कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? अगर नहीं खटखटाया तो इसका मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और इन पॉलिटिकल स्टेटमेंट का इस स्टेज पर कोई फायदा नहीं है। आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठे हैं विधानसभा में और आपको अब जनता की बातों को उठाने की जरूरत है, जनता के मुद्दों को उठाने की जरूरत है, तो जनता को हिट करें। और रही बात 2024 के इलेक्शन में, तो ये बुरा मानने की बात नहीं है डॉक्टर अभिषेक राय जी, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप यूपी की 75 के 75 सीटें भी जीत जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री आप नहीं बना पाएंगे। तो ये दावा करना कि आप भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देंगे, मुझे लगता है कि इन दावों में बहुत दम नहीं है, क्योंकि देखिए जनता भी चीजों को समझती है, जनता भी ये जानती है कि समाजवादी पार्टी का जो स्कोप है वो उत्तर प्रदेश के बाहर ना के बराबर, और ये पूरे भारत का चुनाव है। आप उत्तर प्रदेश से निकल के बहुत ज्यादा कर हैं तो उत्तराखंड तक है, उसके बाहर शायद बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा चैलेंज करिए जो जनता को प्रभावित करे। अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो जनता हो सकता है आपकी बातों पर हंसे और ये कहे कि जो चीजें आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती हैं उसको जीत लेने की बात या जीत लेने का दावा आप कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में। लेकिन विपक्षी एकता के तौर पर क्या दिलीप जी इसको देख सकते हैं? क्योंकि विपक्षी एकता के तौर पे हम लोगों ने देखा था, ममता बनर्जी भी पहुंच रही थी, एक बड़ा महागठबंधन भी हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में। क्या इशारा उस ओर था अखिलेश यादव का, अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी को वो और बेहतर तरीके से लोकसभा में अगर दर्ज करवाएंगे तो? ये पॉसिबल नहीं आयुष जी। देखिए, गठबंधन तो इलेक्शंस में हमेशा होते रहे हैं, होते रहेंगे, लोकसभा में भी होते हैं और स्टेट इलेक्शंस में भी होते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुली कितना जनता को अट्रैक्ट कर पाएंगे ये एक सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस में बढ़त बना के आई है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा में भी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जनता का आकर्षण समाजवादी पार्टी के प्रति है और ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन जरूरत यह है कि ये अपने स्टेटमेंट्स और अपनी कार्यवाही को कंस्ट्रक्टिव वे में लेकर के जाए। अगर आप इलेक्शन कमीशन, मैं मानता हूं हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी करी हो, आपकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन आप उस सच्चाई को अपने स्टेटमेंट से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। आपने ना तो कोर्ट का सहारा लिया, ना आपने कोई कानूनी कार्यवाही करी। इसका मतलब आपने वो लूपहोल इसलिए छोड़ा था कि आप ये बयानबाजी कर सकते, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टिव वे अपनाते, आप उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज करते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता आपकी तरफ आकर्षित है, लेकिन जनता के सामने वो स्टेटमेंट्स मत दीजिए कि जो आपकी गंभीरता है वो हल्के में चली जाए। प्रियंका जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात अखिलेश जी ने कही थी, बाकी अभिषेक जी की बात का भी आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग कोई ना कोई कंफ्यूजन भी जरूर क्रिएट करेंगे या कुछ माहौल ऐसा बनाएंगे जिससे वोट आप लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर लें या उसको पोलराइज करने की कोशिश करें। इस पर भी एक रिएक्शन मैं चाह रहा हूं प्रियंका जी आपका।
देखिए, कंफ्यूजन में तो समाजवादी पार्टी है। किस तरीके से कंफ्यूजन में, कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव बोले कि नेगेटिव बोले। अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जुड़वा रहे हैं कि 22 से 36% वोट हमारा बढ़ा है, हमारा वोट बैंक बढ़ा हुआ है, हमारे तरफ जनता का रुझान है, हमारे 50,000 से ज्यादा हम लोग सिर्फ 3.5 लाख के गैप से ही तो हारे हैं। तो आप उस समय कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन आप अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उसका ठीकरा आप चुनाव आयोग पे डाल रहे हैं। जबकि सत्यता तो ये है कि आपको राजनीति करने का मौका अब जनता नहीं देना चाहती है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। जिस तरीके का शासन पिछली सरकारों में रहा है उससे जनता परेशान हो चुकी है, और अब आंखें खुल चुकी हैं जनता की। जनता ने पूरा मौका दिया है, क्योंकि जिस तरह से माननीय योगी जी की सरकार में लोग तरह तरह की स्कीम्स जो थी उससे लाभान्वित हुए हैं, और उससे घर घर तक लोगों को सुविधाएं पहुंची हैं, लाभ पहुंचा है। ये कारण है कि सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी। और इस चीज को अगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये इनका अपना कंफ्यूजन है, जिसको इनको दूर करने की जरूरत है। इनको इस पे वर्क करने की जरूरत है, किस तरीके से ये सत्ता में आ सकते हैं, ना कि हर चीज में सिर्फ राजनीति। क्योंकि राजनीति करने का मौका इस बार बीजेपी को मिला है, तो करने दीजिए। और बेहतर होगा कि आप इस चीज पे वर्क करें कि आखिर आपकी कमी कहाँ रह गई। जैसा कि इन्होंने कहा कि 2024 में हवा चलेगी एकदम सपा की, तो सपा की हवा तो आप लोग 22 में भी चला रहे थे, लेकिन जनता ने आपको जवाब दे दिया। तो अभिषेक भाई को इसमें बहुत थोड़ा सा नाराजगी आ रही है। तो मैं इस चीज पे कहना चाहूंगी कि नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपकी एरोगेंसी आपको ले बीती, आपकी गुंडागर्दी आपको ले बीती, और जनता हर तरीके से जो भी गलत एरोगेंट स्टेटमेंट आते हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करती है, और जिस तरीके से लाभान्वित हो रही है बीजेपी के सरकार में उसको भी ऑब्जर्व कर रही है। और ये ऑब्जर्व, जैसा कि दिलीप भाई ने कहा, लेकिन प्रियंका जी, इनके पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जनता का सबक तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, इनकी सीट भी बढ़ी, और जैसा कि दिलीप जी ने भी कहा कि भाई ऑप्शन के तौर पर तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां जहां आपके सांसदों से नाराजगी होगी वहां पर ऑप्शन क्या होगा? समाजवादी पार्टी होगी। इसके बावजूद ये चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। चलिए, मैं अभिषेक जी से जवाब लेता हूं। अभिषेक जी जवाब दें। ठीक है अभिषेक जी। आयुष भाई, मैं अपनी प्रियंका बहन की बात सुन रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा ना एरोगेंसी और गुंडागर्दी, तो सारे गुंडे तो इनकी पार्टी में। अभी आपने एमएलसी चुनाव देखा होगा, किस तरह से एमएलसी चुनाव इन्होंने जीता है। सबको पता है कौन कौन से गुंडे गए, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, सबको पता है। कौन कौन एमएलसी बने सबको पता है। ये सत्ता आरोपी चुनाव होता है, किसको इन्होंने एमएलसी बनाया सारी दुनिया जानती है। प्रियंका जी आप बोले फिर मैं बोलूंगा। प्रियंका बहन आप पहले बोले तो ज्यादा बेहतर होगा जी। चलिए प्रियंका जी सुनिए, हाँ सुन लीजिए। हाँ अभिषेक जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ ना, सारी दुनिया को पता है प्रियंका बहन, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। आज जो दुनिया ना गूगल और ट्विटर पे चलती है, सबको हिस्ट्री सर्च करने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं। गूगल सर्च इंजन बहुत तेज है, आप सर्च कर लीजिए। अभी आपके जो 34 एमएलसी बने, किसकी कितनी हिस्ट्री है, सबको पता चल जाएगा। पहली बात। अखिलेश भाई, आपको वो दिन भी याद करना चाहिए जब एक महिला की साड़ी खींची गई थी, वो भी चुनाव का ही वक्त था, और पर्चा दाखिल करने गई थी वो। मैं कहता हूं लेडीज फर्स्ट। कि सबको पता है कि कहाँ गुंडे हैं, तो गुंडे कहाँ। चलिए प्रियंका जी सुन लीजिए भाई, प्रियंका जी सुन लीजिए। देखिए ठीक है भाई, अब विपक्ष को बोलने का मौका तो दीजिए कम से कम। प्रियंका जी उनकी बात को भी तो सुनिए भाई। प्रियंका जी ठीक है, स्टेटमेंट है। नहीं ठीक है प्रियंका जी, वो सबको पता है ना, बता तो दिया अभिषेक जी ने, गूगल में सब पता चल जाता भाई। ठीक है अभिषेक जी को बोलने दीजिए पहले। अभिषेक जी। प्रियंका जी हो गया, अब बोलूं बहन? परमिशन ले लूं आपसे? परमिशन लेके बोल रहा हूं, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी। जी भाई साहब बोलिए। आप मेरे से छोटी होगी उम्र में, फिर भी मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं। नाराज मत होइए, नाराजगी आपकी जायज है, लेकिन नाराज मत होइए। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हार की नाराजगी होती है, लेकिन नाराज मत होइए, आप कंटिन्यू। चलिए ठीक है प्रियंका जी। हाँ अभिषेक जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, सबको पता है ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। आज ये सरकार क्यों नहीं महंगाई पे बात करती? आज ये सरकार क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करती? आज ये सरकार बिजली संकट पे क्यों नहीं बात करती? वादा क्या किया था आयुष भाई वादा क्या था कि हम सत्ता में आते ही आधी बिजली माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश से इन्होंने बिजली साफ कर दी, 5 घंटे बिजली आ रही है आज उत्तर प्रदेश में। इनके कोयला मंत्री इनके ऊर्जा मंत्री क्या कहते हैं? उन्होंने सुन लीजिए, उन्होंने खुद ट्वीट किया, जिन सब स्टेशनों का नाम लिया जहां से बिजली जनरेट होती है। आप प्लीज उसकी हिस्ट्री पता कर लीजिए, सबके पास है।
वो ट्विटर के हैंडल पे जो उन्होंने पोस्ट किया वो सारी समाजवादियों ने बनाई, ठीक है, और आज ये उसको कोयला भी नहीं दे पा रहे। ये लेकिन विषय जो है आज हम उस पर रहते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो अभी चुनाव से प्लीज। पहले बहुत विषय आपके पास रहेंगे अभिषेक जी, लेकिन जो बात आयुष आपने भाई, कही, अगर आयुष चुनाव भाई, आयोग पर प्लीज सवाल मैं खड़ा बैठ के करेंगे तो कंप्लीट जो पॉजिटिव आप- बातें आप आपने सवाल- बताई मैं समाजवादी सवाल पार्टी के दूंगा। पक्ष में अभिषेक जी, आयुष भाई, वही तो सवाल सबसे दूंगा अहम मैं है ना कि आपका। दिखा रहा है कि निष्पक्ष नहीं हुआ होता तो ना तो आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, ना तो आपकी सीटें बढ़ती, फिर तो पूरी धांधली हो सकती थी, हो सकता है एक तरफा हो जाता, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता। लेकिन वो हुआ ना, आयुष भाई, मार्जिन भी कम जनता हुआ, का आपका बड़ा वोटिंग समर्थन परसेंटेज था भी हमारे बढ़ा, साथ। और ये ये योगदान तो कम से कम करते चुनाव आयोग को आप ये मानेंगे ना, उसको क्रेडिट तो बोलिए देंगे। आयुष भाई। और एक बात और आयुष दिलीप जी ने भाई, कही कि भाई चले जाइए जनता का कोर्ट अगर इतना आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं आप अभिषेक जी। सुन लो आयुष भाई, जनता का इतना जन समर्थन था हमारे साथ, ये कम करते करते भी उसे इतना ही कम कर पाए कि हमारा वोट परसेंटेज 20 से 36% हो गया। ये सबको पता चल गया, सारी दुनिया को बात पता है। तो कोर्ट क्यों आपको नहीं मैं गए एग्जाम्पल अभिषेक जी? दूंगा, चुनाव सीट वाइज। आयोग ने आयुष भाई, निष्पक्षता नहीं सीट वाइज दर्शाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोर्ट चले आयुष भाई, जाइए ना, प्लीज लेट कोर्ट मी में कंप्लीट। चैलेंज करिए अभिषेक जी। आयुष भाई प्लीज लेट मी कंप्लीट ना, नहीं तो आप मैं बोलने का क्या फायदा, आप बीच में सवाल बोलते रहोगे। कंप्लीट करने दो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वाराणसी शहर दक्षिणी 23 राउंड तक एक प्रत्याशी सपा का 7,000 के मार्जिन से जीतता रहता है, वहां पुलिस प्रशासन लग जाता है और 2 राउंड में उसको 8,000 से हरा दिया जाता है। वाह साहब वाह। शायद सीट का नाम बताता हूं आपको, सकंडिया, वहां पे क्या होता है, 23 राउंड तक एक प्रत्याशी जीतता रहता है, उसको हरा दिया जाता है। कितने मार्जिन से? 700 वोट से, 55 वोट से हरा दिया जाता है। कहां? और रैया की सीट। कितनी सीटें गिनाऊं आपको? सीटें गिनाते नहीं ये देखिए, मैं फिर बात तो वही आ गई ना अभिषेक जी। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं अभिषेक जी कि देखिए इतने राउंड तक आगे आप चले और आपने फिर कहा, वही सवाल उठाया अखिलेश यादव ने कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं की, तो कम से कम कोर्ट में तो चैलेंज करिए ना जाकर के उसको। वो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर आप लोग? हम जब समय आएगा वो भी करेंगे। देखिए, और अगर धांधली करनी होती तो जहां पर आपने 8 की 8, 9 की 9 सीटें जहां जहां जीती आपने, वहां पर भी ये कर सकते थे धांधली। वहां कैसे जीत गए फिर आप? भाई हो ही नहीं सकता था ना। आजमगढ़ में हमने 10 की 10 सीटें, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, जमानत जब्त करा दी हमने। इसीलिए तो मैंने कहा ना अभिषेक जी कि फिर जहां आप जीत जाएं, पैमाना क्या है अभिषेक जी? पैमाना क्या है कि अगर आप जीतेंगे तभी निष्पक्ष होगा, हारेंगे तो सवाल होगा। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो, आप बीच में सवाल उठा दे रहे हो। मैंने क्या बोला? कोई पैमाना नहीं, जनता का जन समर्थन होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम विपक्ष में बैठे हैं। आज की डेट में हमने मान लिया जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, जनता ने हमें 36% जनादेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं कि 20% से उठा के 36 में रख दिया। और इस बार लोकसभा चुनाव में हम इस 36 को 48 में बदलेंगे और इनको 20% पे ले आ देंगे। ये समाजवादी पार्टी जानती है, जनता जानती है। इन्होंने महंगाई कम नहीं करी, इनका ये आप देख लो, आज बिजली को इन्होंने ठग रखा है उत्तर प्रदेश से। कहते थे आधी बिजली माफ करेंगे और उत्तर प्रदेश से बिजली साफ कर दी। उनके ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर स्टेशन नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। एक पावर स्टेशन का नाम प्रियंका बहन बता दे जो 5 साल में इनकी सरकार ने बनाया हो। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं डिबेट में इनको शाश्वत प्रणाम करूंगा। एक पावर स्टेशन का नाम बता देंगे। सुनील अरकवंशी जी, देखिए गठबंधन को लेकर के सवाल बार बार इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा कि महान दल की तरफ से केशव देव मौर्य की तरफ से आवाज उठी, जयंत चौधरी गए मुलाकात कराए जाकर के आजम खान से, और उसके बाद अलग तरह की चर्चाएं शुरू हुई। शिवपाल यादव नाराज हैं और आपके अपने जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, और फिर आप लोग कहते हैं डिबेट में बैठ के कि नहीं हमारा गठबंधन 24 में एक साथ लड़ेगा जाकर के। ये सवाल गठबंधन को लेकर के क्यों उठने लगे हैं सुनील अरकवंशी जी, और ऐसे कैसे 24 जीतेंगे फिर? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग 24 जीतने का काम करेंगे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में है और रहेगा। ये बात हमारे दल के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी हैं, तो उनका कहने का मतलब ये था सिर्फ हम जनता के काम को लेकर उनके पास में मुलाकात करने के लिए गए थे, और जनता के लिए तो हम वहां से चुनकर आए हैं। हम जनता का काम किसके पास लेकर जाएंगे? वो सरकार के मंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, लेकिन सुनील जी आपको लगता है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए 2022 के? नहीं, तो उसके लिए हमने बोला, हमने साफ तौर से कहा, बनारस में पकड़ी गई ईवीएम, तमाम जगह ईवीएम पकड़ी गई, आखिर वो ईवीएम कहां ले जाई जा रही थी? तो फिर रिजल्ट आने के बाद मुझे ओम प्रकाश राजभर का एक बयान और याद आता है जिसमें वो ये कह रहे थे उनको तो पहले ही राउंड से पता चल गया था कि भाई अब हारने वाले हैं।
ये तो बाद में खुलासा हुआ जाकर के, और अब आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर को पहले ही राउंड से कैसे पता चल गया था कि हार रहे हैं आप लोग? नहीं, ठीक है, उन्होंने जो पहले चरण से कैसे पता चल गया था, बताइए मुझे। हमारे नेता, इसका मतलब वो जान रहे थे, तब आपने बताया नहीं, अखिलेश यादव को धोखे में रखा, बताइए आप लोगों ने। पीछे नहीं हटते हैं और सच कहने वाला ही व्यक्ति अच्छा होता है, तो उन्होंने जो कमियां आई उस कमियों को कहने अब देखिए, अब देखिए आपके बयान में भी विरोधाभास है। अभी आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन इतना मजबूत था कि अगर ये धांधली नहीं होती तो आप लोग सरकार बना लेते, लेकिन पहले ही राउंड में आपके नेता को ये पता चल गया कि भाई गठबंधन मिलकर के भी सत्ता में आने वाला नहीं है, तो अब चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ने का फायदा क्या? आयुष जी, बात तो सुनिए, हम गठबंधन के साथी हैं, जो अगर गठबंधन में कोई कमी होगी तो हम आपस में बात नहीं करेंगे, हम उस बात को बताने का काम नहीं करेंगे। रही बात आपने महान दल की कही, तो उन्होंने नहीं सुनील जी, मेरा सवाल केवल आपको लेकर के यह है कि अगर आपको पहले राउंड से यह पता चल गया था कि आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे वापस, जो माहौल था, तो फिर अब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? इसका मतलब आपने मान लिया था कि वो माहौल या वो जो हवा या जिस फिजा की आप लोग बात कर रहे थे वो आपके पक्ष में नहीं थी। ये तो आपके नेता कह रहे हैं ना सुनील जी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। बात नेताजी की बिल्कुल सही है, बात नेताजी की जो कमियां वहां पर नजर आई उस बात को कहने का काम किया उन्होंने। तो फिर ये भी स्वीकार करिए ना कि जनता ने जो मैंडेट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, उसमें चुनाव आयोग ने कोई मदद नहीं करी जाकर के। भारतीय सवाल मत उठाइए की सरकार बनी है, मगर जनता ने जो जनादेश दिया वो हमको भी कम नहीं दिया है, हम लोग वही बात कहने का काम करें। आपने अभी हमारे भाई सपा के प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जिताने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से 122 कैंडिडेट को उतारने का काम किया, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतारने का काम किया। उनकी लिस्ट ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करके दी थी कि इन कैंडिडेट को वहां पर उतारने का काम करो जहां पर समाजवादी पार्टी को हमारा। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए पहले राउंड से कैसे पता चला था? मुझे तो इसका जवाब अभी तक नहीं समझ में आया कि पहले राउंड में ही कैसे पता चल गया था कि आप लोग नहीं आएंगे सत्ता में। कहीं ये बात हमारे नेताजी ने कही है, तो कहीं ना कहीं उस बात में दम होगी, इसलिए नेताजी ने हमारे इस बात को तो पूछा नहीं सुनील अरवंशी जी कि भाई उन्होंने ये बात किस आधार पर कही? कम से कम आपको तो बताएंगे ना वो, आप तो प्रवक्ता है उस पार्टी के। अगर उनको पहले ही राउंड से पता चल गया था तो अखिलेश जी को बताना तो चाहिए था जाकर के कम से कम। तो आज ये बात तो नहीं होती कि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया। हम लोग अगर कोई कमी है आपस में तो उस बात को भी कहने का काम करते रहते हैं लगातार हमारे इंडिया न्यूज़ तुझे भेजा था। दिलीप जी, क्या गठबंधन को लेकर के आपको लग रहा है जो सवाल अभी इस समय उठ रहे हैं, चूंकि अखिलेश यादव आज फिर इस बात को दोहरा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी की ही तरफ से लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के तौर पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो 22 के विधानसभा चुनाव में जो सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को, उसमें गठबंधन की भी भूमिका है। क्या उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह है और आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो फिर कैसे 24 के अंदर वो सफलता पाएंगे? दिलीप जी, गठबंधन आज समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है। आयुष जी, राजनीति में जो भी गठबंधन होते हैं वो सत्ता के लोग होते हैं, सत्ता पाने के लिए होते हैं। और 22 में समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ या जिसके भी साथ गठबंधन हुआ, जयंत चौधरी जी के साथ हुआ, राजभर जी के साथ हुआ, वो सारा इसलिए कवायद थी कि सत्ता मिलेगी। जब सत्ता नहीं मिली तो गठबंधन में अपने आप ढिलाई आ गई। अब ये 2 साल तक गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर मैं सवाल खड़ा करता हूँ। और 2 साल से पहले हो सकता है ये गठबंधन कोई नया स्वरूप ले ले, इस गठबंधन से कुछ लोग निकल के बाहर चले जाए और कुछ नए लोग इसमें एंट्री ले लें। तो और ये 24 तक गठबंधन क्या रहेगा, ये आज की डेट में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। 24 में स्वरूप दूसरा होगा इलेक्शन का, 24 में कौन कितनी सीटें लड़ा पाएगा ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो 24 को लेकर के गठबंधन पर अभी कोई बात कह पाना, मुझे लगता है कि बहुत स्टेट के इलेक्शंस को लड़ा है समाजवादी पार्टी के। तो दिलीप जी, लेकिन अखिलेश जी अगर कह रहे हैं कि 24 में उनका प्रदर्शन इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे का आधार कुछ समझ में आपको आ रहा है, यानी कि वो अपने या तो गठबंधन को लेकर के आश्वस्त हैं या उनको लग रहा है कि नाराजगी इतनी ज्यादा होगी कि एक ऑप्शन, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं है इसलिए वो इस तरह की बातों को कह रहे हैं, या पॉलिटिकली क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं इसलिए अखिलेश यादव जी ने ऐसी बात कह दी। कैसे फिर इसको आप देखेंगे अगर गठबंधन को लेकर संशय है तो? आपको जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये पहला ऑप्शन ज्यादा सही है। बाकी देखिए, मैंने कहा ना कि जनता के पास ऑल्टरनेटिव समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी लोगों की पसंद है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और अभी जो प्रियंका जी ने कहा था, ये अकाट्य सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है और प्रचंड बहुमत से जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं
डॉक्टर प्रियंका की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन जो कारण इन्होंने जीत के बताया उन कारणों से मैं सहमत नहीं हूं। लाभ देश की जनता को नहीं मिल रहा है, लाभ मिल रहा है उन टारगेट लाभार्थियों को जो आपकी कंफर्म वोटर्स हैं। आपकी पार्टी उनको लाभ दे रही है, आम चलिए दिलीप जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मुझे लग रहा है मिडिल क्लास को आपकी पार्टी कोई लाभ नहीं दे रही है। और अभी जो अभिषेक जी दिलीप जी बात रखें। की जिम्मेदारी है, आप कमियों को लेकर के आइए और जनता को इस बात से आकर्षण दिलाइए कि सरकार गलत कर रही है और आप उसको सही कर देंगे आकर के। लेकिन अपने स्टेटमेंट्स पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। अखिलेश जी भी बहुत गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पत्रकारों से भी वो बहुत बेरुखी से बातें कर रहे हैं और ये जनता में अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। अभिषेक जी, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से इलेक्शंस के समय तक समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान था, इलेक्शन के बाद अखिलेश जी का जो रवैया हुआ, जो पत्रकारों से उनके बात करने का रवैया हुआ, या जो वो गुस्से में जवाब दे रहे हैं, ये जनता देख रही है और ये आपकी इमेज को खराब कर रहा है। ये बात आप अपनी पार्टी के मुखिया तक पहुंचाइए। लेकिन दिलीप जी 24 में आपको लग रहा है कि कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती के तौर पर आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि ये तो हम लोग पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की भूमिका है, लेकिन क्या चैलेंज है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए? जहां तक केंद्र में सरकार बनाने की बात है वहां पर कोई चैलेंज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी और बिना किसी इफ एंड बट के बनेगी। सीटों का कम ज्यादा हो सकता है, कुछ इधर उधर हो जाए, 2-4 सीटें घट जाए, 2-4 सीटें बढ़ जाए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की 24 में बनेगी और इसको समाजवादी पार्टी या देश का कोई गठबंधन नहीं रोक पाए। प्रियंका जी जवाब दीजिए, क्योंकि अभिषेक जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए और अगर ये जो बातें बार बार जो उठती हैं, एक तो महंगाई को लेकर के, आम जनता के मुद्दे को लेकर के, इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो चैलेंजिंग पोजीशन में तो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी आप लोगों का खेल खराब कर सकती है। इसको लेकर के जो सवाल है उसका जवाब दीजिए प्रियंका जी। जी बिल्कुल, मुद्दे तो हैं और इन पे काम भी चल रहा है। किस तरीके से लोगों की जो जरूरतें हैं, उनमें जो चेंजेस हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको ठीक किया जाए, क्योंकि काफी उथल पुथल बीच में हो गई और जिस वजह से महंगाई के कई मुद्दे आते रहे। लेकिन जो अभी कि मुद्दा जो ये है कि लाभान्वित लोग नहीं हो रहे हैं, मध्यम वर्ग नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कार्य कर रही है वो सबके लिए है। अगर बिजली जा रही है तो हर घर जा रही है, अगर रोड मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, किसी स्पेसिफिक परिवार को, किसी स्पेसिफिक ऐसे उसको नहीं मिल रहा है। नहीं, राशन मिडिल क्लास को कहाँ मिल रहा है? राशन तो आप जिनके पास कार्ड है उनको आप दे रहे हैं। ठीक है, जिनको कार्ड है, जिनको जरूरत है, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको राशन मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रोड की तो रोड सबको मिल रहा है, बिजली की बात करें तो सबको मिल रहा है। तो इस तरह से लाभान्वित करने के हर एक प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। और जहां तक महंगाई की बात है उस पे भी हर तरीके से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और किस तरीके से जनता को फिर से खुशहाल किया जाए, उनकी जो जरूरतें हैं उन तक पहुंचा जाए, तो इस पे भी चलिए दिलीप जी का कुछ सवाल है, एक मैं सवाल ले लेता हूं, फिर अभिषेक जी मैं आपके पास आता हूं। दिलीप जी, प्रियंका जी से मेरा एक सवाल है कि जिन जरूरतमंदों को आप राशन दे रही हैं, आपकी सरकार से पहले क्या ये लोग भूखे मर रहे थे? 80 करोड़ जनता इस देश की भूखी मर रही थी क्या? या उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ में से 14 करोड़ की जनता क्या भूखी मर रही थी? पहला बात। दूसरी बात, ये जो आप सड़कों का रेफरेंस दे रही हैं और जरूरत, चलिए दिलीप जी का रेफरेंस दे रही है, इसका बोझा कि मिडिल क्लास आदमी झेल रहा है। नहीं, देखिए आपने क्या रिलीफ दिया, जरा इस पर एक रिलीफ बता दीजिए जो मिडिल क्लास के लिए आपकी केंद्र की या स्टेट की सरकार ने किया हो। एक रिलीफ देखिए, एक तो कोविड का जो टाइम पीरियड आया, देखिए जो कोविड का टाइम पीरियड आया उस समय लोगों की क्या जरूरतें थी, लोगों को घर घर खाना पे भी विपक्ष उंगली उठाता कि खाने को नहीं मिल रहा है और लोग मर रहे हैं, और वो प्राथमिक जो सुविधाएं थी, हेल्थ प्लस फूडिंग, वो दोनों चीज पहुंचाने का कार्य हुआ। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी, मेरे सवाल का जी। मिडिल क्लास के लिए एक बेनिफिट बता दीजिए पिछले 7 सालों की सरकार में, केंद्र की और स्टेट की, मिडिल क्लास के लिए एक बेनिफिट बता दीजिए। बर्डन 100% है, वो 200% हो गया।
नहीं नहीं, देखिए जिस तरीके से अभी तो लगातार वो कार्य चल रहा है और जैसे पिछले की सरकारों में जो भी क्षति हुई थी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और नहीं। देखिए, चलिए, देखिए, ठीक है, मैं समझ गया। एक सेकंड, अभिषेक सरकार अभिषेक जी, हाँ, ठीक है। ऐसी सरकार है पिछली जिसमें सरकार महंगाई नहीं नहीं दिलीप जी, अगर कुछ होगा तो बता ही देती हैं अब तक। ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ। ये कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है अभिषेक जी, एक सेकंड अभिषेक जी, अभिषेक जी, ठीक है प्रियंका जी थोड़ा आप भी पहुंचाइएगा भाई, मिडिल क्लास के लिए कुछ कर दें। अब आप पहुंचाइए ऊपर ये बात। अभिषेक राय जी। आयुष भाई, जैसे दिलीप भाई ने जो आज हमारे सवाल पूछा, एकदम सही सवाल पूछा। मैं भी यही सवाल पूछना चाहता था अपनी प्रियंका बहन से। 8 साल, 14 से 22 हो गया, 8 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। अभिषेक जी देखिए, जो मुद्दे नहीं प्रियंका जी, प्रियंका जी, क्या आयुष जी, क्या हम लोग महंगाई के मुद्दे पे बात कर रहे थे? नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। भटक जाते हैं, बात तो हो रही है। प्रियंका जी, मैं आपको महिला होने के नाते नहीं प्रियंका जी, देखिए सवाल तो उठेंगे ना भाई, विपक्षी के तौर पर वो सवाल तो उठाएंगे। उन्होंने अपने सवालों का जवाब दे दिया, अब उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, जनता उसको तय करेगी। अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, हम लोग भी देखते हैं ना वो कोर्ट कब जाएंगे। प्रियंका जी एक सेकंड भाई, अब देखिए उनका सवाल हो जाए। प्रियंका जी आपको समय दे दिया ना, अभी एक बार अभिषेक जी की बात कंप्लीट करने दे। अभिषेक जी, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ। अभी जैसे दिलीप भाई ने जो सवाल उठाया, वही सवाल मैं भी उठाने वाला था। आप मुझे बता दें, 8 साल से केंद्र में सरकार है। 2014 में महंगाई डायन होती थी, इनके 2 सांसद और आज की डेट में मंत्री हैं, एक दोनों बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में वो लेके सड़क पे बैठते थे। आज वो गायब हो गए साहब। आज वो जनता से सरोकार नहीं रखते, क्योंकि मंत्रालय मिल गया, एसी मिल गया, एस्कॉर्ट मिल गया, पूरा पोर्टफोलियो मिल गया, लाल बत्ती मिल गई। तो आज वो जनता से सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? तो समझ महंगाई डायन होती है, आज इनकी बुआ बन के बैठी हुई है, आज बुआ के बारे में ये बात नहीं कर पाएंगे सामने। ये लोग क्यों बात करेंगे? ये बात ही नहीं कर पाए। मिडिल क्लास की बात कर ले, जो हमारे अभी दिलीप भाई ने कही, सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है? जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो पे करता है। अगर वो बेचारा एक गाड़ी खरीद ले, उस पर भी वो टैक्स देता है। वो इनकम टैक्स तो देता ही देता है, रोड टैक्स देता है वो जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है, और टोल टैक्स भी देता है। उसी हमारे उस कॉमन आदमी के, उस मिडिल क्लास के पैसे से रोड बनती है, और उसी को टोल प्लाजा पे टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि वो रोड टैक्स और सारी चीजें दे चुका होता है। कितना चूसोगे? मैं विदेशों में। चलिए, लेकिन अभिषेक जी मैं तो यही कहूंगा भाई, आप लोग अब विपक्ष में बैठे हैं और अगर इस मुद्दे को आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप लोग एक साझा कोई मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए जिसमें मिडिल क्लास को इंक्लूड करिए, मिडिल क्लास को टारगेट करिए, और उसके बाद आप लोग 2024 के चुनाव में जाइए। मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं, मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उस सवालों को लेकर के भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है तो फिर इसको चैलेंज अब तक क्यों नहीं किया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है तो 2024 में अपनी जीत का दावा अखिलेश यादव किस आधार पर कर रहे हैं। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना।